तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ किस्से अनसुने में आज के एपिसोड में मेरे साथ है नागपुर शहर पूरे मध्य भारत ही नहीं, भारतवर्ष की एक ऐसी शख्सियत जिनके गीतों को सुनने के लिए जिनका नाम ही काफ़ी था। जी हाँ, वॉइस ऑफ मुकेश चंद्र माथुर साहब। मुकेश जी के जितने भी गाने और उनके शौकीन लोग होते थे, उनके गीतों को सुनने वाले, जो मुकेश चंद्र माथुर साहब को बहुत पसंद किया करते थे। तो मुकेश जी के गीत अगर किसी से सुनना होता था, जिनकी मुकेश जी के करीब बहुत करीब आवाज़ थी और आज भी हैं, ऐसे सरदार जसविंदर सिंह बुमराह साहब मेरे साथ है। जसुभिया, मैं तो भैया ही बोलता हूँ उनको। जसुभिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे, छोटे से ब्लॉग पर। और ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप तो जानते हैं कि आप लोगों ने जो संघर्ष करके, मेहनत करके जो आपने एक मुकाम बनाया है, आज भी बरकरार रखा हुआ है, तो कुछ आपके अचीवमेंट के बारे में बताएं और आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ संगीत क्षेत्र में, इसके बारे में बताएं। वैसे गायकी का शौक तो बहुत छोटी उम्र से ही था, और जब मैं रेलवे में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया अप्रेंटिसशिप की, उसके बाद थोड़ा ये शौक ज़्यादा, क्योंकि धनवट वगैरह जाते थे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखना। तो मेरे साथी थे करीब करीब 60 के लगभग, जो साथ में ट्रेनिंग ले रहे थे। वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि तू भी अटेंड कर करके ये कंपटीशन में। तो मैं बोलता था यार अपनी कोई तैयारी नहीं है, अपने को गाना नहीं आता, अपन सुर में नहीं है। तो लेकिन उन्होंने एक बार ये नागपुर जैसे नवभारत वालों का जो टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था, हाँ, तो उसमें उन्होंने पैसे इकट्ठा करके वहाँ पे मेरे पैसे भर दिए मेरे नाम से। अच्छा। जसविंदर सिंह के नाम से भर दिए, और पूरी गैंग गई मेरे साथ उस प्रोग्राम के लिए। जजेस में योगेश ठाकर साहब भी थे, जिनके साथ में मैं बाद में 15 साल मैंने काम किया, लेकिन उस टाइम पहचानता नहीं था मैं उनको। अच्छा, कौन योगेश ठाकर, योगेश ठाकर है। लेकिन बाद में पहचान उन्हीं के जरिए से मिली मेरे ख्याल से। पहचान उनकी पहचान आपकी वजह से और आपकी वजह से उनकी पहचान, ऐसा मुझे भी दोनों यही बोल सकते, दोनों की पहचान एक दूसरे से पड़ी। जी। तो अब वो हो गया, तो उन्होंने ना सबको बहुत सारे जने उसमें पास हुए, लेकिन मुझे लुढ़का दिया गया। मुझे लुढ़का दिया। उस जजेस में योगेश भाई भी थे। अच्छा। हाँ, अब वो एक्चुअली बहुत तगड़े म्यूजिक के जानकार थे। तो ये फैक्ट है कि मैं हो भी नहीं सकता था सिलेक्ट, तो उनको दोष नहीं देता, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। अच्छा। मैं धनवटे में कर्टेन के बाजू में खड़ा था, तो उतने में रमेश नायडू भैया आए, चेतना नायडू के फादर यंग थे उस टाइम। जी काफी। तो उनको लगा कि ये नर्वस हो गया, इसका नंबर कट गया है। तो वो आए मेरे पास में, कंधे पे हाथ रखा जी, और जसविंदर सिंह बोले ये इतनी चिंता क्यों? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये कंपटीशन है, नहीं हुआ। सही बात। तुम्हारे पास में आवाज है, तुम थोड़ी सी अगर तैयारी कर लो तो तुम्हारी अलग से मार्केट बना सकते हो। कंपटीशन से कोई कलाकार तो ऐसे बनते नहीं है। जी, है ना। अब इतने कंपटीशन हम लोग देखते हैं, सारे गामा के कितने कलाकार हो जानते लोग? नहीं जानते। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ में आ जाओ, हम लोग प्रोग्राम करते हैं नागपुर ऑर्केस्ट्रा के नाम से। जी। वो सबसे पुराना ग्रुप था, ऐसा मैंने सुना बात। अच्छा। उसमें घनश्याम जी गायकवाड़ थे, रमेश नायडू भैया थे, और रमेश येसूर थे, और आपके ये चेतना भी वही उनके पास में थी, चाइल्ड आर्टिस्ट। और संगीता मैडम थी जी, संगीता जी, वो मुझे छोटा भाई मानती थी जी। तो उन्होंने फिर मुझे मंगलवारी में वो एक स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ मुझे बुलाया, एड्रेस दिया, यहाँ पहुँचो, हम लोग संडे को यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना भी 15 अगस्त को एक प्रोग्राम है, तो मैं प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको लॉन्च करूँगा प्रोग्राम में। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने चालू किया जाना। इन लोगों ने गाइडेंस भी अच्छा दिया मुझे, जहाँ मेरी गलतियाँ होती थी बता देते थे कि ये यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो, क्योंकि सीनियर लोग थे, इनको सब समझता था वो। और
घनश्याम गायकवाड़ जी जो थे वो आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट थे, मेंडोलिन के। मेंडोलिन के गाना कौन सा उन्होंने एंट्री सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया, आप लौट चले। हाँ, आप लौट चले। अब उसमें लता जी का आलाप, लता जी का आलाप तो यार नागपुर का कोई भी लेडी सिंगर उतना लंबा आलाप ले ही नहीं सकती। मेरा भी आज भी मैं मानता हूँ कि नहीं ले सकते, तोड़ के भले ही ले ले। तो वो मेंडोलिन पे उन्होंने बजाया, उसमें भी उन्होंने क्लैपिंग की मेंडोलिन। हाँ, इस पे तो पहला गाना इतना हिट हुआ, वो वंस मोर हो गया, वो हुल्लड़ पूरे धनोटे में। बस वहां से फिर हमारी गाड़ी जो है चल पड़ी, पटरी पे आ गई। हाँ, क्योंकि आपकी नौकरी कब लगी फिर आपको? मेरी नौकरी एक्चुअली मैं जब कंपटीशन में आया ना, मैं तब ट्रेनिंग में था। अच्छा, ट्रेनिंग। हाँ, तो 77 में योगेश भाई का मुझे इनविटेशन मिला जी। 77। हाँ, वो योगेश वामन राव जी थे जी, पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल, ढोलक बजाते थे जी। और उनके जैसा ढोलक बजाने वाला कोई नहीं। ये जो विजय पाटिल हैं, राम लक्ष्मण वाले, जी 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 जी, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये बॉम्बे वगैरह उनको बुलाते थे, वहाँ जाते थे वो जी। तो अच्छा दोस्ताना था इनका, और ढोलक बहुत बढ़िया बजाते थे। और थे भी थोड़े से, वो कहते ना कि अच्छा आर्टिस्ट रहते थोड़ा सा हेकड़ भाव का रहता है, लेकिन बजाना बहुत गजब का था उनका। वो आए बुलाने के लिए पंजाबी लेन में, घर पे रेलवे क्वार्टर में। हाँ, रेलवे क्वार्टर। हाँ, तब पिताजी नौकरी पर थे। अब गड्ढीधाम थाने से आए तो कम से कम कैसा है कि एक साधारण आदमी जो तो पूछना चाहिए कि भाई जसविंदर सिंह का घर यही है, तो उनके हाथ में जो लाठी नहीं रहती पुलिस वालों क्या, वो दरवाजे पे बजाया उन्होंने। घर वाले वैसे परेशान हुए, पुलिस वाला क्यों आया? मेरी बड़ी भाभी निकली बाहर, तो उन्होंने पहले तो पुलिस वाले को देखे, तो किससे काम है मुझे, जसविंदर सिंह है क्या? आप बोले अभी तो नहीं है, वो शाम को आएंगे, ड्यूटी, वो ट्रेनिंग चल रही है उनकी, तो वो ड्यूटी पे है अभी। तो वो आएंगे तो उनको बोलना गड्ढीधाम थाने में वामन राव जी ने बुलाया बोले। तो घर में हो गया बवाल। मेरे पिताजी ने तो मेरे को खूब अच्छी चुन के गालियां दी, क्या किया तुमने, ऐसा वैसा, यानी जो मैंने कुछ काम नहीं किया तो वो भी मुझे सुनना पड़ा। हाँ। फिर मेरे बड़े भाई को भेजे उन्होंने साथ में, जा बोले इससे क्या है। गड्ढीधाम थाने में पहुंचा तो मैं बोला यार वामन राव जी कौन है, वामन राव जी से ही पूछ रहा हूँ, वामन राव जी कौन है? बोले वही हूँ। बोला आप घर पे आए थे? हाँ मैं आया था। बोले वो योगेश ठाकर को पहचानते हो? मैंने नाम सुना लेकिन मैं पहचानता नहीं, शक्ल से नहीं पहचानता। बोले उन्होंने शाम को बुलाया है रामनगर में, आपको अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं। तो 7:30 बजे तक रामनगर चौक पहुंच जाओ, कलाकुंज करके हॉल पूछ लेना किसी को, कलाकुंज तो मशहूर था। शाम को पहुंचा, फिर मैं वहाँ फिर सब कलाकारों से जान पहचान हुई। शाम को मैं पहुंचा, थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद में योगेश भाई आए, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई मैंने कल आवाज़ सुना था, तुम तो कंपटीशन में भी थे यार, मतलब आपने मुझे फेल कर दिया था वहाँ पे, और कंपटीशन से तो बाहर हो गया था, तो अभी क्या कर रहे हो? मैंने अभी नागपुर ऑर्केस्ट्रा के साथ में हूँ, तो नाइट में जो अपने रमेश नायडू हैं वो भैया ने मेरे को चांस दिया धनोटे में, आपने सुने होंगे वहाँ पे। तो हाँ बोले मैंने सुना, मैं चाहता हूँ कि आप योगेश ठाकर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करें। ठीक है, उनके वैसे भी प्रोग्राम कभी कभार होते हैं तो मैं अटेंड कर ही सकता हूँ। तो प्रैक्टिस, उनका पहला प्रोग्राम था ओल्ड इस्लाम कॉलेज। अच्छा, ओल्ड इस्लाम कॉलेज ये कहाँ था? ये अपना शिवाजी पुतले के पास है, वो रोड पर। जी। तो मुझे 2 गानों की प्रैक्टिस कराया उन्होंने, मेरा जूता है जापानी, अच्छा, और डम डम डिगा डिगा। डम डम डिगा डिगा, हाँ, छलिया और मेरा जूता जापानी श्री 420। अच्छा, यानी मुकेश
के ही गाने आप गा मुकेश के गाने। कंपटीशन में वही गाया था? कंपटीशन में भी उसी के गाया था मैंने। वो गाया था यहूदी का गाना, ये मेरा दीवानापन है। जी जी। तो अब वो 2 गानों की प्रैक्टिस उन्होंने खूब कराया, अच्छे पॉलिश करवाया उन्होंने। अकेले बैठ के भी उन्होंने काफ़ी गलतियाँ करेक्ट कराया जी। तो पहला शो हुआ, तो पहले गाना जब मैं गाने स्टेज पर गया जी, तो पहले तो क्या रहता है, शुरुआत जब होती है किसी बड़े ग्रुप में आप जाते हो तो आपका पूरा जो पिल्लर रहते हैं ना जी जी, पैर आपके, वो कांपने लग जाते हैं क्योंकि स्टेज फियर है स्टेज पे। और उतनी पहले आदत नहीं थी। तो जैसे शुरू किया, इतनी क्लैपिंग और इतनी सीटियां मिली कि गाना बंद हो गया। भूल गया, मैं गाना भूल गया। अंतरा में याद ही नहीं आ रहा मुझे कि क्या है, अंतरा कौन सा है। योगेश भाई आया, बोले फिर आगे गाना इतने बहुत पसंद कर रहे तो आगे तो गा। मेरे को अंतरा भूल गया, तो प्रॉम्प्ट किया उन्होंने, गा बोले अभी तो गाया मैंने। वो गाना वंस मोर हो गया। फिर सेकंड गाना वो भी वंस मोर होगा। बस इस तरह फिर उनके साथ में कंटिन्यू जुड़ गया। 15 साल मैंने उनके साथ काम किया जी। और वही रहता है कि जिसको बहुत ज्यादा लाइक करता ना आदमी, तो उससे कभी कभी थोड़ा सा खटाखटी भी हो, जहाँ ज्यादा प्यार हो वहाँ तो होता ही है ना, होती रहती है। लेकिन ऐसा रिलेशन आखिरी दम तक बहुत अच्छे थे। तो कुछ किस्से बताइए ना ठाकर साहब के साथ, जब आपने 15 साल काम किया है। तो 15 सालों में जब मैंने एक किस्सा सुना था आपका कि सिवनी में प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में, और आप नहीं पहुंचे थे। नहीं, वो पूरे ग्रुप को वापस कर दिया गया था, ऐसा कुछ? मेरा नहीं, ये था प्रोग्राम आपका लखनऊ, परतवाड़ा जी। मुझे छुट्टी नहीं मिली। नेचुरली अगर छुट्टी नहीं मिली तो तब उतनी पेमेंट वगैरह थी नहीं। छोटे ग्रेड में थे तो फिर पेमेंट नहीं थी। पेमेंट अक्सर कट जाती थी अगर छुट्टी लिए, छुट्टी है नहीं आपके पास में जी, तो आपको फिर पेमेंट कटनी। अच्छा। तो एक दिन का पेमेंट बोलने से वो पुराता नहीं था कि भैया वो जो पेमेंट अपने को स्टेज का देते हैं उतना पेमेंट उस समय स्टेज का ज्यादा पेमेंट था। मैं बता रहा, हमारी शुरुआती पेमेंट कितना मिला? हमारी शुरुआत हुई 20 रुपए 30 रुपए। अब हंसेंगे लोग, 20 रुपए 30 रुपए से हुए, और वो 20 रुपए 30 रुपए का लेकिन वजन इतना था जिसकी हद नहीं। अच्छा, वो लगता था कि जेब में कुछ पैसा है। उस समय के 20 रुपए बहुत होते थे। आज कोई वैल्यू नहीं है। आप एक बच्चे को दे दो भाग जाता लेगा। 100 रुपए मांगता है। हाँ, तो इतनी कीमत थी उसकी। तो उसमें तो हमने शुरुआत की। तो जब इधर कट जाए और उधर आपको उतना ही मिल रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है करके। फिर परतवाड़ा में क्या हुआ? हाँ, कमाने के लिए तो आए नहीं जी। इस फील्ड को मैंने अपनाया बहुत ज्यादा कमाने के लिए या नहीं, आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था ही ना, रेलवे में आप थे ही। आपको एक लेकिन एक अलग पहचान जो संगीत क्षेत्र में मिली वो आपकी गायकी की वजह से मिली। मन में कभी लालच नहीं आया कि यार मेरा इतना नाम हो गया तो योगेश भाई मेरे को पेमेंट आप इतनी दो। मैंने कभी, और मेरी एक आदत थी, मैं किसी ऑर्गेनाइजर से मैंने कभी भी मुंह से मांग के मैंने अपनी कीमत नहीं लिया। कभी नहीं लिया। ये परतवाड़ा वाला किस्सा बता रहे थे आप? हाँ, परतवाड़ा। अभी मैं बोला कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे स्टेज का भी पेमेंट दे दो, मेरा जो ड्यूटी का कटेगा वो भी दे दो, मैं चलता हूँ। हाँ। तो ये तो लॉजिक वाली बात है, सीधी सी बात। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं जमता, बोले ऐसे तो मैं सबको देते रहूँगा तो हो गया, बोले प्रोग्राम में बचेगा ही क्या। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भेज दो आप पार्टी को, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम से ज्वाइन कर लूँगा। अब ये लोग चले गए। तो जब वहाँ ग्रुप उतरा बस से तो उन्होंने कहा कि वो सरदार जी का है। अच्छा। तो बोले उनका ड्यूटी का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आए। यार वो नहीं आए तो फिर आप लोग क्यों आए? ये डायरेक्ट? हाँ, ये आप लोग क्यों आए? तो बोले नहीं, हमको भी योगेश भाई ने बोले कि प्रोग्राम है आप लोग चले जाओ। तो बोले एक बात बताऊं आपको, जितना ये एडवर्टाइजमेंट किया है वो आदमी के नाम से हमने टिकट बेचे, आपसे शो करा के करेंगे क्या? तो उन्होंने उनको खाना वाना खिलाया
और सीधा कहा कि भाई अगले शनिवार को आप लेके आओ उनको, शनिवार को उनको छुट्टी रहती है, आप उनको लेके आओ और प्रोग्राम कराएंगे तब पेमेंट देंगे। वो सब ऐसे चले आ गए थे वहाँ से बगैर प्रोग्राम? ऐसे ही आ गए फिर वो। यानी आपकी दीवानगी की बात बता रहा हूँ मैं कि आपने लोगों को इतना अपनी आवाज़ से कायल कर दिया था, आपकी दीवाने इतने हो गए थे कि वो कोई और आर्टिस्ट नहीं। योगेश ठाकर ऑर्केस्ट्रा एक जमाने में जाना जाता, मुकेश चंद्र माथुर साहब, जसविंदर सिंह बुमराह जी। ये तो भगवान की मेहरबानी है, लेकिन मैं बता रहा कि वो उन्होंने नहीं कराया। अब जब दूसरे शनिवार को मैं गया साथ में, उसके बाद वाले जो शनिवार आया उसमें मैं गया, तो ऑर्गेनाइजर मुझे अपनी बाइक पे बैठा के ले पूरे शहर में घुमाया। आगे भैया हर जगह नहीं, हर जगह उन्होंने बोर्ड बताए। अच्छा देखो, ये देखो किसके नाम से बोली है, कैसे करा लेता बोले उनसे। अभी इतना हम लोगों ने खर्चा किया, हमारे बोले जो कनात वगैरह लगे हैं, ये पूरा मंडप का खर्चा कितना है मालूम है हमको? मालूम नहीं है है ना। तो वो भी वो पेमेंट भी काटे उन्होंने कहा, क्योंकि उनका नुकसान हो गया। शो हुआ, बहुत पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद से फिर थोड़ा सा वो ये करने लगे कि नहीं, इसको लेके जाना बहुत जरूरी है। कई एमपी यूपी वगैरह सब जाते थे उधर भी। एमपी में तो पैसा काट लेते थे पूरा। हाँ? अगर आप नहीं गए तो नहीं, ऐसा होता था। यानी आपकी दीवानगी इतनी बढ़ गई थी लोगों में। असल में क्या है, वो बुक करने आते थे, पहले पूछते थे कि आपके वो सरदार जी है क्या आपके साथ, ये पहला पूछते थे। सिवनी का ऐसे ही हुआ कि उस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं था, शादी थी घर में, तो मैं जाने नहीं पाया। तो वहाँ से ऑर्गेनाइजर में से एक ने फ़ोन लगाया योगेश भाई को, योगेश भाई हमने आपसे एग्रीमेंट किए थे कि आपको पूरा ग्रुप आएगा जी, और आपके वो सरदार जी है नहीं, यहाँ उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है, हम ऐसे कैसे शो करा लेंगे? आप एक काम करो, उसको 9 साढ़े 9 तक लेके पहुँचो, जब तक वो आते नहीं है हम लोग शो चालू नहीं करेंगे, और अगर नहीं लेके आए तो शो तो होगा, पार्टी को पैसे भी नहीं दूंगा बोले, और पार्टी यहाँ से छोड़ूंगा भी नहीं। अच्छा, लोगों से पॉलिटिकल लोगों का था, हाँ, सपोर्ट वाले थे। योगेश भाई फिर मुझे लेके गए एम्बेसडर पे, शाम को 6 बजे हम लोग निकले यहाँ से। 9:30 तक। उस समय तो 4-5 घंटे लग जाता था ना, रोड अच्छा नहीं लगता था, रोड अच्छा नहीं था, और सिंगल रोड था, घाट वाट ये सब पड़ता, फूट बहुत ज्यादा। छिंदवाड़ा तो 6-7 घंटे लगते थे छिंदवाड़ा जाने। और हाँ, उधर भी रोड नहीं था ना, उधर भी ऐसा ही रोड था, सौसर वाला जो रोड था, घाट, परेशानी हो जाती थी वो कुराड़ी, ये कोरबा वगैरह जाना। कोरबा जब फर्स्ट यूनिट बन रहा था तब गया हूँ मैं। अच्छा, कोरबा, छत्तीसगढ़, तब वो चालू होने का था, फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे। आपके अचीवमेंट क्या क्या रहे गायकी के दरमियान जब आप क्षेत्र? मेरा अचीवमेंट यही था कि पब्लिक के मनों पे राज किया मैंने, जब तक मैं रहा स्टेज पे, आज भी हूँ। आज भी मैं एमपी जाता हूँ तो पहचान वाले मिल जाती है, जो 30-40 साल पहले जिन्होंने मुझे गाते हुए सुना। छिंदवाड़ा में ऐसी एक किस्सा हुआ कि दो बंदे आए वहाँ पे, ओम भाई का शो था। अच्छा। मैं गा रहा हूँ तो दोनों में से एक सरदार जी थे हमारे और दूसरे मुने पंजाबी थे हम, तो उनकी बहस चल रही थी। तो वो जो पंजाबी आदमी थे वो बोल रहे थे कि यार बोली ये योगेश ठाकर वाले ही सरदार जी है, और वो सरदार जी बोलते अरे 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले से क्या अभी तक गा ही रहा है क्या? वो आए मेरे पास में दोनों जने, बोले आप योगेश ठाकर ऑर्केस्ट्रा के साथ में बस स्टैंड पे कभी शो किए? बोला बहुत बार। वो कंफर्म हुआ, बोला ना, बोले तेरे को ये वही है। वो ऐसे जो इन लोगों को हम लोगों ने पैसा दे के उनकी मेमोरी नहीं खरीदे। 30 साल से उसको याद रखने की क्या जरूरत थी? यानी 30 साल तक आपका नाम जहन में रहा, आपकी शक्ल जहन में रही उनकी। अभी भी मैं नागपुर में कई मिल जाते हैं लोग, अब योगेश ठाकर में थे, हाँ, मुकेश की आवाज में गाते थे, ये फलाने सन ने सुना था। फिर एक तो मुझे ऐसे डॉक्टर मिले जो कॉलेज लाइफ में उन्होंने सुना मेडिकल। अच्छा, मुकेश चंद्र माथुर साहब ही क्यों चुना आप? रफ़ी साहब भी थे उस जमाने में, किशोर दा भी थे। सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी उनसे वॉइस क्वालिटी
मैच हो, आपकी मैच होती थी। मैच हो। और मैंने देखा है ना, मैंने सुना है आपको, आपके 99% आपकी वॉइस मैच होती थी उस समय मैंने आपको सुना है तब। वो और मैंने ऐसा नहीं, मैं मनोहर उदास के भी मैंने गाने गाए जब हीरो वगैरह रिलीज हुई थी। नहीं, आपकी जो पहचान तो बनी है, पहचान तो बनी है वो मुकेश जी। अब मुझे नाम मेरा बहुत कम लोग जानते हैं। एमपी में मेरा सिर्फ बस सरदार जी मुकेश, हाँ, वो मुकेश गाने वाले सरदार जी। हाँ, वो मैं पहली बार सुना कि यार मुकेश सरदार जी। जी जी। तो आप तो जसविंदर सिंह बुमराह लिखते हो। जसविंदर सिंह बामरा बामरा। वो भी बमरा ही है। अच्छा। वो बुमराह लिखता लेकिन वो है बमरा। अच्छा, मैं बोला जो क्रिकेटर है बुमराह है, बामरा ही है, बुमराह लिखते हैं। अच्छा। नहीं, मैं भी कंफ्यूज था। और मैंने आज आपका एफबी को वो देखा है, आपकी 1 दिसंबर 1957 की पैदाइश है। 1957 अभी 68 है रनिंग। जी, रनिंग 68 है। 68 है अभी नवंबर में 69। 1 दिसंबर को अब तो नाती नतरे वाले भी हो गए हैं, हैं? नाती नतरे वाले हो गए। हाँ, हो गए। लेकिन देखिए स्टेज पर जो रहेगा उसकी उम्र ना बहुत कंट्रोल में रहेगी। बढ़ती नहीं उतने स्पीड से। हाँ, आंकड़े बढ़ेंगे, लोगों की दुआएं साथ में रहती है। हाँ, वो सही बात है। देखो ये जितने बड़े सिंगर थे, रफी साहब हो गए, किशोर दा हो गए, मन्ना दा, लता मंगेशकर हो गए, मन्ना डे हो गए, इन लोगों की आवाज कभी एजेड लोगों जैसी हुई नहीं। हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे ना करोड़ों लोग का यानी एक तरह से कहना चाहिए कि ब्लेसिंग, दुआ उसके है। पीछे इनकी दुआ काम करती है। और ये बोलते कि यार ये हमेशा ऐसा ही रहे। ऊपर वाला भी देखता है ना कि नेक काम कर रहा है। हाँ, वो आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। एंटरटेन करना है ना, मनोरंजन लोगों को करना है। बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के लोग बैठे रहते हैं भीड़ में, कोई दुखी है, कोई हाँ। परेशान है, कोई ये है वो है, 2-3 घंटे के लिए वो सब भूल जाता है जब कलाकार की कलाकारी देखता है। शांति देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो दुआ ही देगा। तो खुश होकर जाता, चलो अच्छा सुनने मिला, अपनी तकलीफें थोड़ी देर के लिए भूल जाता। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है मुकेश चंद्र माथुर साहब? मेरे तो बहुत, आपने तो बहुत से सारे गाने गा लिए हैं। गीत फेवरेट था। एक जमाना यही होता था, मुकेश चंद्र माथुर साहब के गाने सबसे ज्यादा गमगीन लोग सुना करते थे, जिनके दिल टूट गए हो, ब्रेकअप हो गया हो, दुखी इंसान, हार्ट ब्रेक वाले गाने रहते थे ज्यादा से ज्यादा। तो कभी ऐसा दीवाना मिला कोई आपको ऐसा? बहुत। ये गीत तो मुझे ज्यादातर ना सीरियस गीत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को जहाँ से ब्रेक मिला वो मेरे रनिंग रिदम वाले जैसे मेरा जूता है या पानी। हाँ, एक समय ऐसा था कि दिल ये तो का गाना सबसे टॉप में चलता था। कौन सा गाना? तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी। कॉलेज अच्छा, ये में- गाने के भी आज मैं इसको गाने को सोचता हूँ, आप कितना अच्छा गाना है ना, मुकेश चंद्र माथुर साहब ने गाया है, तुम अगर मुझको ना चाहोगी तो कोई बात नहीं, हाँ। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये तो गाने में बोलना जा रहा है, गायक गीतकार ने लिखा है, लेकिन आज के दौर में उसको मैं धमकी के हिसाब से देखता हूँ। वो कलाकार गायक बोल रहा है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। धमकी दे रहा है, इज़हार कर रहा है, क्या कर रहा हो? अच्छा, वो टाइम में वो मुश्किल कैसी रहती होगी वो तो समझ में आता, लेकिन आज की मुश्किल क्या है ये नहीं पता। ये नहीं पता चलता। लड़ाई झगड़े वाली मुश्किल है। ऐसे ही मैंने थोड़े फन के हिसाब से बोला जी। वो कॉलेजेस में बहुत चला होगा ना। जी। जहाँ देखोगे ना किसी कॉलेज में वो 2-3 बार चाहिए। अच्छा। अगर वहाँ भी क्या रहता है, स्टूडेंट यूनियन रहते। जी। एक से इलेक्टेड रहता है और एक दूसरा रहता है वेटिंग में। हाँ, इलेक्टेड वाला होता है, पक्ष विपक्ष वाला सब मामला है। ये चाहिए, विरोधी पक्ष अलग है। अगर उसने अगर रिफ्यूज किया तो दूसरे को बोलते कि नहीं ये गाना ले पहले। हाँ, तो एक गाना और था, हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने। हाँ, चाहे तुम माने। ये भी इतना मैं बता रहा है, हर शो में वंस मोर तो छोड़ दो, 3-3 बार 3-3 बार पूरा गाना होना बोले। पूरा गाना वंस मोर में तो हम थोड़ा सा गाते हैं ना, लेकिन रिपीट करवा देते हैं। मैं बता रहा, दूसरे आर्टिस्ट एक अंतरा गा के हट जाते हैं। हाँ। मैं अगर एक अंतरा गा के हटूंगा तो मेरे को दोबारा से फिर पूरा गाना लेना पड़ेगा। ऐसा था। हाँ, नहीं पूरा गाना गाओ। तो ये एक मुसीबत थी, इसलिए जब भी वंस मोर का ऐसा चांस आता तो पूरा लो गाना। जी। पूरी म्यूजिक दो। अभी के गीतों को कैसे देखते हैं आप? अभी तो टेस्ट ही चेंज हो गया ना। हाँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि नागपुर के, डाउट हो रहा है ऐसा कि नागपुर के लोगों के कान क्या बेसुरे हो गए हैं।
बेसुरे हो गए क्या? अच्छा। क्योंकि बेसुरे गाने उनको सुर में सुनाई देते हैं, इसका मतलब गाने जो कान है वो अनट्यून्ड हो गए, गाने अनट्यून्ड है और कान भी अनट्यून्ड है, तो उनको शायद अच्छा सुनाई आता होगा। और दूसरी बात है, कमेंट से बहुत परेशान होता है। कमेंट्स सुपर से भी ऊपर, ये सुपर से ऊपर क्या रहता है? हाँ, लाजवाब है ना, लाजवाब। लाजवाब, और सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर सुपर से ऊपर क्या रहता है ये साला? फेसबुक की कमेंट से। हाँ, सोचने की बात है, सुपर से ऊपर क्या होगा यार, ये बताओ ना मेरे को। सुपर तो वो थे ओरिजिनल, हाँ रफी साहब थे, मुकेश थे, हाँ, वो सुपर थे, उनसे ऊपर क्या है? उनसे ऊपर क्या उनसे है? ऊपर क्या है? ऐसे कमेंट्स आते हैं। उनके नीचे है जो कुछ। अच्छा, ये जो आजकल जो चल रहा है उसमें ऐसे कमेंट्स। हाँ, मैं बता रहा ना, कमेंट फेसबुक पे देखता ना मैं, बहुत दिमाग खराब होता। अच्छा, तुम चलिए, मत करो यार। खैर वो तो उनकी है और उनके हिसाब से, क्योंकि संगीत क्या है, आपकी धरोहर नहीं है, मेरी भी नहीं है, और हम किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन अपन ने शुरू से अच्छा संघर्ष करके आए ना, हम लोग मेहनत करके आए। मैं आज भी अभी जो जितने गाने मना नहीं कर रहे हैं हम आपको, आप लेकिन गा रहे हो तो उसके साथ इंसाफ करो। नए सिंगर जो है उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई मेरे थोड़ी तैयारी कर लो यार, अपनी भी बेइज्जती मत करो, संगीत की भी बेइज्जती मत करो। दूसरी बात, ग्रुप चलाते हैं जो छोटे मोटे, ऐसे आजकल 4 आदमी इकट्ठे हुए शो ले लिया, हाँ, ग्रुप बन गया। ग्रुप चलाते हैं जो, वो इतने घटिया आर्टिस्टों को लेके प्रोग्राम करते हैं, उससे लोगों, ऑर्गेनाइजर के दिमाग में क्या आता है कि नागपुर के सब ऐसे ही है यार। ऐसे ही नहीं तो आजकल मालूम, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लोग अपने घर की शान समझते थे किसी कलाकार को बुलाना और उसको बैठ के सुनते थे। हाँ। अभी आपने देखा होगा, अभी बदल गया है। आजकल आपको बुक तो कर रहे हैं, आपको शो बुक कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं रहता, आप गाते रहो। मैं आपको बताता कि कई हम लोगों ने ना, जैसे योगेश भाई को अक्सर जो चलो थोड़े हायर कैटेगरी वाले हैं, वो शादी ब्याह में भी उनको शो कराते थे उनका। जी। वो जाते भी थे, तो कई रिलेशन निकल गया कि जान पहचान निकल गई। अब मैं आपको यकीन नहीं होगा कि लड़की का पिताजी ऐसा आके हाथ जोड़ता था आर्टिस्टों के सामने, आपने मेरे परिवार की इज्जत बढ़ाई और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना यहाँ से भोजन किए आप जाएंगे नहीं। अच्छा, भोजन पे से मेरे को याद आया, आजकल जो ये पहले ज़माने की बात होता है, अभी जो क्लाइंट बुक करते हैं तो कुछ वेंडर ज़्यादा हो जाते हैं, कलाकार से ज़्यादा वेंडर हो जाते हैं। तो पार्टी पहले ही बोलती थी, भैया थोड़ा सा देखना प्रोग्राम के बाद खाने के लिए मना कर देते, इनवाइट भी नहीं करते, बोले यहाँ मत खाइएगा, हमने आपका अलग से इंतजाम किया हुआ है। वो जो थाली 1000 रुपए की होंगी तो फिर एक प्लेट महंगी होती ना, तीन। नहीं तो इनको वैसी इज्जत बनानी चाहिए ना यार। मैं क्या बोलता, आप वैसी इज्जत बनाओ ना। हाँ, कि आपको हक से बोले, आपको बोले वो कि भैया खाए बगैर। क्योंकि कई कलाकारों ने मेरे साथ शिकायत भी की है कि यार बोले वो ऐसे ऐसी पार्टी गए थे, वहाँ ऐसा हुआ, खाने भी नहीं दिए और मना कर दिए बोले आर्टिस्ट को। मैं आजकल जाता हूँ कि ऐसे शादी के प्रोग्राम में नेवर। मेरा तो यही आदत है, मैं घर के अलावा कहीं खाना खाता ही नहीं। प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम हो गया, अपना गाड़ी उठाओ घर को। ये तो चलिए ऐसी ही बात हो गई। मैं अब आपके अचीवमेंट, आपने जब सिंगिंग का सफ़र शुरू किया तो उस दौर में बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले हो गए आपको? नहीं, अवार्ड के विषय में दूंगा नहीं। मेरे पास सबसे बड़ा अवार्ड था पब्लिक अवार्ड। पब्लिक अवार्ड वही अचीवमेंट था। पब्लिक माई बाप, पब्लिक के दिल में जगह बनाना, पब्लिक माई बाप है। बहुत मैंने अभी कितने कंपटीशन होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग आते हैं ना चुन के, कौन जानता उनको, उनसे तो ज्यादा नाम है ना यार। जी। पर यहाँ नहीं है, सिर्फ नागपुर में नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ से अगर नागपुर से निकलेंगे ना, हावड़ा तक चले जाओ, आप कौन से स्टेशन से मैंने प्रोग्राम नहीं किया है। जी, यानी आपने पूरे भारत भ्रमण किया हुआ है। लगभग मैंने 75% घूम चुके बाय रोड और शो के सिलसिले में। क्या दौर रहा होगा, कितना मजा आता होगा उस समय। ना रोड ढंग के थे, ना कुछ थे, ना साधन था, तो इतनी दूर दूर कैसे चले जाते थे आप? वो बस थी हमारी, वो MTDC से बस लिए थी। वो बस ऐसी थी कि वो बच्चों को झूला झुलाते वैसी बस थी हमारी। एक दो बार पलट भी गई वो। तो ऐसे हालात में भी किए गए 800-800 किलोमीटर जी बस से। 800-800 किलोमीटर। यानी कब निकलते थे? जैसे कल प्रोग्राम है एक दिन पहले। एक दिन पहले? हाँ।
तो 12 घंटे 1.5 घंटे। रात को निकल जाते थे एक दिन पहले। अच्छा, और वहाँ प्रोग्राम के समय पहुँचते होंगे। हाँ, और फिर आने का कोई टाइम नहीं है फिर। हाँ, उधर जाते टाइम तो रहता टाइम बाउंड कि भी यार ये शो करना है अपने को, इतने बजे तक पहुंचना। आते वक्त तो फिर घूमते फिरते सीधे हमारे साथी कलाकार तो दिखते नहीं थे, कहीं रुक गए तो रुक गए। शराब अगर इंग्लिश टाइम के लिए तो मगुआला में गाँव जाते थे वो। अच्छा, ये बता रहा मैं किससे, ये देखो एंजॉय करने का। किससे बताइए ना मुझे, कुछ किससे जानना है। ये हम लोग ना कोरबा से आ रहे थे जी। वहाँ रात में खाना खाया हम लोगों ने, जी। निकल गए वहाँ से। फिर दिन में चाय वगैरह पिए, नाश्ते के टाइम में हम लोगों ने सिर्फ चाय पी जी। तो जब वो खाने का टाइम हुआ तो कलाकारों ने बोले यार कहीं अच्छा ढाबा देख के रोक लो, है ना। तो एक बड़ा ढाबा देखा, सरदार जी का ढाबा था, रोक दिए। तो बोले मटन चिकन है कि नहीं, तो बोले मटन सिर्फ मेरे पास में दो प्लेट है। अच्छा। और चिकन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो चिकन मैं बना देता हूँ। उस टाइम देसी का ज़्यादा चलन था, देसी चिकन देसी मुर्गी, हाँ। आजकल तो कॉकरेल बायलर क्या क्या हाँ। लेगान नहीं है, पहले थी नहीं। है, ब्रॉयलर है। और उसको बोले कि ठीक है बना दो ये। और मैंने मैंने बोला भाई मेरे को ज़्यादा अपने को खाना नहीं है, आप तू मटन लगा दे, हाँ चिकन विकन बना दे। अब ये जो महुए के जो इन्वेंटर थे जी, वो चले गए खोज करने। और इधर का सीन बताता आपको, हंस हंस के पेट दर्द देता, आज भी याद करो तो। अब वो मसाला भूनना चालू है। अच्छा, चिकन के लिए कुक का आर्टिस्ट बैठे हैं, हाँ। वो जोर से भूख लगी हुई है ढाबे पे। हाँ, मुंह हाथ धोना था, नहाना जिनको कर लिया सब कर ली। भाई गाई में बिल्कुल फटाफट कि अपन जल्दी से खाना दे। अब वो मसाला हो गया तैयार, तो उसने आवाज दिया अपने नौकर को, छोटू वो पकड़ के लाइए चिकन के तरफ। मैंने वो मुर्गा घूम रहा था देखिए, पकड़ के लाई। अब क्या मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मैं देख रहा इन लोग के तमाशे। अरे वो छोटू भी गाया, मुर्गा भी गाया थोड़ी देर में। छोटू भी गाया, मुर्गा भी गाया, दोनों गाया। कौन सा चिकन पकड़ने गए? थोड़ी देर में मुर्गा आया पहले, पीछे आया छोटू और गालियां देते हुए आया, पूरा गांव घुमा के लाया, बोले ये तो पकड़ में नहीं आया। तो अब 4 उसके बेट वहाँ पे नौकर, वो चारों जने, किसके हाथ में वो राख झाड़ने की सलाख, किसी के हाथ में चप्पल, किसी के हाथ में वो भट्टी में डालने वाली लकड़ी लेके वो सिर्फ चालू हुआ। वो हाथ में आया चप्पल वाले के। अच्छा, मुर्गा। हाँ, चप्पल वाले का दिमाग था खराब। तो पहले तो उससे चप्पल से धुलाई कर दिया उसको, तो काटना हटना तो बात की बात। मुर्गे की पिटाई कर दिया। मुर्गे काटे, चलो ये खाने बैठे। मैंने तो ऑर्डर दिया नहीं था चिकन का। वो जब खाना लग गया, अरे कैसे कैसे आर्टिस्ट है यार, चप्पल खाए हुए मुर्गे खा रहे। कमेंट्स, आपके कमेंट्स बड़े प्यारे रहते थे, मैंने देखा ना, सुना भी है। वो एली गन्ना का जो किस्सा, रॉबर्ट का किस्सा, सबसे ज्यादा अगर ग्रुप में कोई मजाक करता हूँ तो मैं, सीरियस गाने मैं ही गाता। हाँ, और मजाक सबसे ज्यादा आप करते। सबसे ज्यादा मैं, बस में भी, स्टेज पे भी। स्टेज पे मैंने कई धनबटे में कई बार मैं चलता शो बंद कर दिया, गाना बंद कर। गाना कैसे, क्यों? नहीं, क्या हंसी आ गई। दूसरे आके मैं तो नहीं हंसा, लेकिन मेरी बात के ऊपर दूसरे हंस रहे। रिदम वाले का ध्यान भट गया, सिंगर वैसे ही रुक गया। अब एक छोटा सा किस्सा बताता हमारे, बताइए। किशोर कुमार के सिंगर थे, धनाटे में एंट्री, सीरियस जी, और गाना था मुसाफिरों यारो न घर है न ठिकाना, सीरियस मोड का गाना। तो वो गाना गाने आ रहा, तो एली अन्ना के पास से गुजरा वो। अच्छा, एली गन्ना के पास। हाँ, तो गीत के बोल है मुसाफिरों यारो न घर ना ठिकाना। तो अनाउंसमेंट एली गन्ना क्या बोलते, आजकल होटल में रहता क्या बोलते। अब वो माइक में पूरी आवाज गई सामने, क्या पब्लिक हंस रही। वो वापस हो गया सिंगर,
माइक मैं नहीं गाता हूँ। मैं नहीं गाता बोले तो दूसरे का गाना दो बोला ये कोई तरीका है बोले मजाक करने का बोले सीरियस मोड बना के जा रहा है यार बोले ये यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं यार। हाँ? हाँ कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं। और अन्ना तो ऐसे बोल देते थे, मैंने सुना नहीं, लेकिन अन्ना बहुत वो थे। वो है ना उनके जो कमेंट्स रहते थे ना हाँ। शॉर्ट कर हाँ लेकिन बहुत फनी रहते थे। हाँ तगड़ी मार पड़ती थी तगड़ी मार पड़ती थी उसकी। छोटा वो नहीं छोटा चना बाजे घना घना। हाँ। वो ऐसे थोथा बोलते हैं लेकिन यहाँ छोटा चना बाजे घना वाला काम था। छोटी सी रहती थी वो टिचकर बाजी पिन जैसा मारते हाँ। में छोटी थी पिन मार देते थे और चुप हो जाते थे बिल्कुल। लेकिन बहुत बहुत मस्त आदमी था, है। बहुत बढ़िया आदमी था। और आर्टिस्ट सभी पूरे यंग थे, कम एज वाले सब जवान जवान लड़के, और काम इतना भयानक कि जिसके हद नहीं। तो ये ऐसे इस किस्म का काम हम लोग करते रहे और नाम बहुत कमाया हम लोगों ने नागपुर का। और आज के हालत, आज के जो है ना, वो गुस्सा बहुत आती है कि इन लोगों ने नागपुर का नाम ना पूरा खराब कर दिया। बाहर जाते हैं 4 आर्टिस्ट इधर से 4 उधर से, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। तो पहले तो एक ग्रुप में जो आर्टिस्ट रहते थे उसी ग्रुप में रहते थे। देखो कादर ऑर्केस्ट्रा परमानेंट ग्रुप, परमानेंट उनके बजाने वाले, योगेश ठाकर परमानेंट ग्रुप, परमानेंट बजाने वाला, इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता था। क्यों बैठना है तो साथ में प्रैक्टिस पे बैठते थे, तो इनको पता था कि भैया कौन किसका कौन सा रोल है। एक बार में मैं भोला दादा के पास में गया, विजिस ग्रुप, और उस विजिस ग्रुप के बारे में जाना 91 में ज्वाइन किया मैं। योगेश ठाकर सब एक से बढ़कर एक धुरंधर थे ना उसमें। वहाँ तो उस जैसा ग्रुप नहीं बना है ना, नहीं जितने जल्दी बना उतने जल्दी बंद भी हुआ मैंने सुना। हाँ उन लोगों के आपस में क्लैशेस। अच्छा। तो वो ग्रुप जैसा ग्रुप नहीं बना, लेकिन हाँ लेकिन बहुत तगड़ा ग्रुप बना। बहुत भयानक। भोला दा तो वैसे भी इंडस्ट्री में रह चुके हैं और वहाँ का अनुभव था उनके पास। इनॉग्रेशन में धनवटे रंग मंदिर में 4 प्रोग्राम किए, सुबह 9 बजे से लेके 4 शो धनवटे में। अच्छा। और सारे शो हाउसफुल। पहला शो हाउसफुल हुआ, नेक्स्ट से टिकट ब्लैक होनी चालू हुई। लोगों में क्रेज बढ़ गया एकदम से, अरे यार ये कौन सा ग्रुप है, क्योंकि जो निकल रहे हैं ना वो बोले अबे क्या ग्रुप है यार, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अच्छा ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। ऐसे तो वो भी जाए वहाँ रहा मैं, शुरुआत से ही रहा मैं, क्योंकि उन्होंने 1 महीना प्रैक्टिस कराया था सबको। अच्छा। हर आर्टिस्ट को आना है, म्यूजिशियन भी आएंगे, सिंगर भी आएंगे। और गोला भी ना, गोला दादा है सीरियस मूड वाले, लेकिन वो भी बहुत मजाकिया स्वभाव के। हाँ वो बहुत कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो बहुत मजाकिया, बहुत एकदम मैंने जैसा छेड़ेगा तो वासना है। हाँ। वो अपने वो प्रकाश खंडारे मेरा गाना प्रैक्टिस उसमें रघुवन्ना भी थे, मानवड़कर सर भी थे, प्रकाश मानवड़कर को नहीं थे, बाद में कभी बोलते थे। बंटी सागोल थे, हाँ सर, और धरन गांवकर थे, ये वहाँ के आर्टिस्ट। और भोला दादा खुद बजाते थे। अच्छा। बड़ा बजा था वो बजाते थे। और गिटार में प्रकाश चौहान, ये गाड़े, अच्छा संजय गाड़े, बेस वाले संजय गाड़े जी ये थे। सेक्सोफोन में प्रकाश खंडाड़े, हाँ प्रकाश खंडाड़े थे ना सेक्सोफोन। हाँ प्रकाश थे। और एक सिंगर में कुमार नानू करके था, हाँ कलकत्ता से लाए थे उन्होंने। अच्छा। किशोर कुमार के। अच्छा किशोर के और कुमार सानू। और बाकी फिर नागपुर के आर्टिस्ट थे। अरुण मड़ावी थे, मैं था। शिशिर पारखी, वो भी किशोर के गाने, अभी गजल गायक हैं, गजल ही ज़्यादा करते हैं अभी तो गजल गा रहे हैं जी। तो ये ऐसे आर्टिस्ट थे, और सारे तो आर्टिस्ट थे धुरंधर, एक तरह से एक से बढ़कर एक, नागपुर की पूरी क्रीम। अच्छा। और शो भी ऐसा ठोक बजा के बिल्कुल। फीस इंटर लगाते थे उस टाइम में वो। हाँ, और किसी ने बोला कि दादा थोड़ा कम कर दो, सब्जी भाजी की दुकान थोड़ी ना है, बोली सीधी सी बात, कम करो। काम कराना है तो बोले मैं एक कलाकार कम नहीं करता, एक सिंगर।
और किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखता। बात सही है। और उन्होंने ना सबको एकदम ऐसा रखा था कि जिसकी हद नहीं है। कोई ना चाय नाश्ता करना है, जो मर्जी है खाओ। अच्छा अच्छा, बॉन्डिंग नहीं थी कुछ भी। नहीं, खाना खाना है, जो खाना है खाओ, वहाँ से जो जो बनता वहाँ भत्ते वाला कोई सिलसिला नहीं था। नहीं नहीं नहीं। ये लोग 20-20 ये रुपए- अभी जो सबको मिल रहा है वो तुमको मिलेगा। ऐसा था। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेमेंट भी उन्होंने सबको दिए ज़्यादा, जितने वो ग्रुप में काम करते होंगे शायद वो उनसे ज़्यादा दिया। जी, चलिए अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जाते जाते वक्त भी काफ़ी हो गया है, एक और एपिसोड आपके साथ बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये एपिसोड अभी मैं डालने वाला हूँ और इस एपिसोड के बाद इसकी प्रतिक्रिया के लिए एक एपिसोड और, क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी वक्त देना चाहिए, और क्योंकि बहुत किस्से हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा नॉवलिस्ट रहता तो एक नॉवेल तैयार हो सकता था। इतने किस्से हैं, इतनी बातें हैं कहने की। आप जंगल से गुजर रहे रात में धक्का, अब आपके वो मेटाडोर है, सामान उसी में लदा है, आर्टिस्ट लदे हुए जी। है, चढ़ाव चढ़ नहीं रही, धक्का मारो उतर के। अब धक्का मारने के लिए सब उतरे। अब वहाँ मैंने बोर्ड देखा कि शेरों से सावधान, जंगली जानवरों से सावधान। मैंने अब उतने में ना आवाज आई पत्तों के ऊपर में कुछ दौड़ रहा। अरे मैंने बोला शेर आया, धक्का मारना छोड़ के सब घुस गए अंदर। योगेश भाई मेरे पे साथ गए, बोले तेरे को ज्यादा समझ में आता कि शेर है वो झाड़ पे से उतर रहा। अरे मैंने बोला वो ऊपर भी तो चढ़ता नहीं यहाँ। तो चलिए जाते जाते मुकेश चंद्र माथुर साहब की कुछ गीतों की झलक मैं ये बिना म्यूजिक के एक हाथ गुनगुना दीजिए ना। ऐसा मैं गाने नहीं बोल रहा हूँ, आपको गुनगुनाने बोल रहा हूँ। लोग उसे अलविदा लेते वक्त गुनगुनाते हैं। अलविदा के लिए क्या बोलूँ मैं? ऐसे कोई भी आपका जो पसंदीदा 4 लाइन। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बस ये है, जो आपको पसंद होगा वही कहेंगे और वही गीत लेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और गलतियां तो हर इंसान से होती है, हम लोग कोई वरिष्ठ लोग नहीं है। नहीं हम लोग आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, आप जैसे ही हैं। यही है कि ईश्वर ने थोड़ा सा जो अलग कर दिया हिसाब से, वो अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों के साथ हैं, आपके साथ वाले हैं। नागपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जसविंदर सिंह बनाया। क्या बात है ना, कोई ने नहीं, किसी ने नहीं बनाया। कोई मेंटोर हैं बहुत सारे, लेकिन ना